केमिस्ट्री ने लेके ना होना तू कदे परेशान, लीड लगा ले और बढ़ा ले थोड़ी सी साउंड, चाल सिखाऊं मित्र तन्ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राम राम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल आप सबके। स्वागत है आप सभी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 6 में। हरियाणा में जब भी कोई राम राम करे ना तो उसके बदले में हम राम राम देते हैं। तो जैसे मैं आपको राम राम कर रहा हूँ तो आपका भी हक बनता है कि आप मेरे को वापसी में राम राम दो। ठीक है, तो मन मन में बोल लिया करो राम राम, और ज्यादा मन करे तो कमेंट में लिख दिया करो राम राम मास्टर जी। चलो जी, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमने पिछले 1-2 लेक्चर में स्टार्ट किया था कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो जो थ्योरीज हैं, जैसे एक थी आपकी वेर्नर थ्योरी, उसके बाद हमने देखी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और थर्ड है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपके सिलेबस में जितनी है उनमें ये लास्ट है, यानी 3 थ्योरी हमने देखनी। एक और बात, इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, इसकी पीडीएफ जो है अच्छे तरीके से पूरा लिख के आप देखो कैसे हाईलाइट वाईलाइट करके मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और वहां से इसको देख लो। और साथ ही साथ इसमें मैंने जो क्वेश्चन थे, जैसे ये क्वेश्चन थे, ये मैंने छोड़ दिए थे वहाँ पे, वैसे ही आपको एक्सप्लेन किया था, तो इनके आंसर भी लिख दिए हैं। और भी जो क्वेश्चन हैं, जैसे इसके भी आंसर लिख दिए, ये टिक कर दिए, ये ऐसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया, और आपको क्या अपनी साइड से ऐड करना है वो भी लिख दिया। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, ये लिख दिया। ये बस एक डायग्राम थोड़ा अजीब सा हो गया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसको मैं बदल के दोबारा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये कर लेना। अब इसमें एक क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करना था। कौन सा क्वेश्चन था? यही था शायद। हाँ, ये मैंने यहाँ स्टार मार्क बना रखे। ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया। इसमें ये कह रहा है कि ये कंपाउंड इनर ऑर्बिटल है, ये कंपाउंड आउटर ऑर्बिटल है, एक्सप्लेन करो इस चीज को। तो देखो, इसको एक्सप्लेन करना तो बड़ा इजी है, ये तो आप नॉर्मली एक्सप्लेन कर दोगे यूजिंग दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इस तरीके से उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप बना दोगे। अब जब बारी नेक्स्ट कंपाउंड की आती है NiNH3 6 की, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, नो डाउट 3D8। अब यहाँ NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था और ये ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, और फिर आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती DsP3D। अब इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन तो हमने नहीं सुनी। या तो आपका इनर ऑर्बिटल यूज होगा या आपका आउटर ऑर्बिटल यूज होगा, ये हमें पता है। अब यहाँ इनर भी यूज हो रहा है, आउटर भी, इसका मतलब ये वाली हाइब्रिडाइजेशन स्टेबल नहीं होगी। अगर ये स्टेबल नहीं होगी तो फिर कौन सी? अब D2 तो हो नहीं सकती, अंदर वाले 2 खाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 8 तो भर गए हैं। इसका मतलब उस केस में यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, वहां पे क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन इतनी हो जाएगी, यानी sp3d2। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी ध्यान देने की चीज थी पिछले लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो जो कमियां थी वो किसने दूर करी? वो आपकी दूर करी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। क्या है ये देखते हैं। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में मैं बार बार इसको CFT बोलूंगा, उसको VBT बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? CFT। तो आपने समझ जाना है कि मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। ये कैसा मॉडल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आप पढ़ ही चुके हो फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक? चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, यानी यहाँ पे चार्ज के बारे में जिक्र होगी और वो रेस्ट पे होंगे, ये कुछ इस टाइप से जिक्र होगा। विच कंसिडर, क्यों है ऐसा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल क्यों कंसिडर कर रहे हैं? मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक, क्योंकि यहाँ पे कंसिडर किया गया है, इस थ्योरी ने अज्यूम कर लिया कि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो कैसा है? आयनिक है। एंड अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड, यानी वो आयनिक है। और आयनिक किस वजह से है? क्योंकि मेटल के ऊपर एक चार्ज है और लिगेंड के ऊपर एक चार्ज है। इस वजह से इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से बॉन्ड बना है। ठीक है, ये बात इसने की। अच्छा, एक और बात, इस CFT से क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि एक्सप्लेन CFT, जैसे VBT से था, VBT से क्वेश्चन नहीं आता कि व्हाट इज VBT।
क्वेश्चन आता है इसकी एप्लीकेशन से और वो एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो यहाँ जो लिख रखी है बस उसको आपने समझना है, उसको हम एप्लीकेशन में लगाएंगे। ठीक है, इसने बोला क्या बोला, एक पहली बात समझ में आ गई कि ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, यानी आयनिक बॉन्ड है जहां पे मेटल पॉजिटिव है और लिगेंड नेगेटिव। अब आपका सवाल होगा अभी कि सर लिगेंड तो सारे नेगेटिव नहीं होते, मेटल भी सारी पॉजिटिव नहीं होती, तो उस केस में क्या होगा, क्या उस केस में ये मॉडल या ये थ्योरी नहीं लगेगी? तो इसका भी जवाब इन्होंने लिखा कि लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ अनायन, यानी अगर आपके लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। जैसे आप फिजिक्स में कंसिडर करते हो टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज, वैसे ही यहाँ पे हम अनायन को पॉइंट चार्ज कंसिडर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगा देंगे। लेकिन अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस केस में उसको हम डाइपोल कंसिडर करेंगे। डाइपोल तो आई थिंक समझ के आए हो आप। जैसे यहाँ पे क्या होगा, मेटल होगा, मेटल के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और जो लिगेंड होगा उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। कब? अगर मेटल पॉजिटिव आ जाए और लिगेंड के साथ जाए आपका नेगेटिव। ठीक है, लेकिन जैसा आपके मन में भी डाउट आया, मैंने ही बताया कि लिगेंड तो सारे नेगेटिव नहीं होते, न्यूट्रल भी होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, न्यूट्रल के केस में हम उसको डाइपोल कंसिडर करेंगे। डाइपोल की प्रॉपर्टी आई थिंक थोड़ी बहुत आती होंगी आपको। डाइपोल क्या है, जब भी किसी मोलेक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जनरेट हो जाए तो उसको बोलते हैं डाइपोल। फिजिक्स की लैंग्वेज में समझे तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय दी स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं डाइपोल। अब जैसे हमारा H2O है, H2O इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, तो अब इस पे नेगेटिव चार्ज कहां से लेके आओगे, तो एक्चुअल में जो हमारा H2O होता है इसको अगर थोड़ा सा आप इस तरीके से लिखो, यहाँ पे इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार आपका H2O के अंदर डाइपोल छिपा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसको 2 नेगेटिव कर सकते हो। ठीक है, 2H है तो 2 नेगेटिव आ गया। अब ये जो चीज है दिस इज ए डाइपोल, और ये जो चीज है दिस इज ए डाइपोल। इस डाइपोल का कोई सा भी एक एंड जिसकी भी जरूरत है, जैसे हमें नेगेटिव की जरूरत है तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा किसी पॉजिटिव मेटल को। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पे बेस्ड है और कैसे हम डाइपोल का या फिर पॉइंट चार्ज का यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन दी कि आपका लिगेंड कैसा है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलो जी, नेक्स्ट है द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम या फिर आयन हैव सेम एनर्जी। हमें पता है, देखो जो आप डब्बे बनाते हो, ये डब्बे बनाते हैं हम, ये डब्बे एक साथ बनाते हैं सेम लेवल पे। इसका मतलब क्या है, एक साथ बनाने का मतलब क्या है कि इन सब की एनर्जी सेम है, और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जो डी के 5 ऑर्बिटल हैं, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं हमें पता है, 5 डब्बे होते हैं, हर डब्बे को ऑर्बिटल बोलते हैं। तो डी के जो 5 ऑर्बिटल है उन सब की एनर्जी सेम है, इट मीन्स दे आर डीजेनरेट। उनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। 5 ऑर्बिटल याद है आपको कौन कौन से हैं? है याद? मैं करवा देता हूं, चलो। 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी। डी के 5 ऑर्बिटल, सबसे पहले तो उनके नाम देखो, क्या क्या नाम है। एक का नाम है DXY, सुना है? दूसरे का नाम है DYZ, तीसरे का नाम है वेरी गुड DXZ या ZX, जो भी आपका मन करे। चौथे का नाम है DX2Y2 और पांचवे का नाम है DZ2। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल है। अब इन 5 ऑर्बिटल को बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले जब आप बनाओगे DXY को, DXY में क्या होता है, DXY में आपका ये मान लिया हमारा कोई प्लेन है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट हम कर लेते हैं अपने हिसाब से, रीसाइज, और थोड़ा सा रीसाइज ये रहा, थोड़ी सी इस लाइन को छोटी
अच्छा इससे छोटी नहीं हो सकती। अच्छा खैर हमने ये कंसिडर कर लिया। साथ ही मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि बार बार यूज करेंगे ना कॉपी। ठीक है, तो डी एक्स वाई आपका बनता कैसे है? डी एक्स वाई के लिए सबसे पहले आपको एक एक्स एक्सिस चाहिए और एक वाई एक्सिस चाहिए। अब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमने क्या लोब्स बनाने हैं। लोब्स बोलते हैं ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, उनको बोलते हैं लोब्स। और यहाँ पे 4 लोब बनते हैं जिसको बोलते हैं कौन सा, क्या बोलेंगे इनको, डबल डम्बल। ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 और 4। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में ही आता है। अब अगर हम बनाते हैं हमारी सेकंड शेप को, जो कि होती है डी वाई जेड। डी वाई जेड में बस फर्क किस चीज का आएगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, और आसान रहेगा। ये उठाया हमने, इसको किया डुप्लीकेट, करें क्या, डुप्लीकेट करके और उठा के यहाँ रख देंगे। ये बन गया आपका डी वाई जेड। अभी नहीं बना है, कैसे बनेगा? अगर आप x की जगह पे क्या ले लोगे, x की जगह आप ले लोगे z, देन इट विल बी डी वाई जेड। यानी एक वाई एक्सिस एक जेड एक्सिस और उसके बीच में 4 लोब आपने बना देने हैं, डबल डम्बल से बना देनी है। और सिमिलरली आपका नहीं 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 डिलीट हो, इसी को हमने करना है डुप्लीकेट। कहाँ गया डुप्लीकेट, ये रहा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब बस यहाँ पे एक चीज का चेंज कर दो आप, एक साइड एक्स कर दो एक साइड जेड कर दो, किसी साइड एक्स कर दो किसी साइड जेड कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो थर्ड जो शेप है आपकी ये बन गई डी एक्स। ठीक है, 3 ये शेप होती है आपकी। अब 2 बच गई, कौन कौन सी? 2 हमारे पास बची हैं। एक बची है नंबर 4, दैट इज डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, ये कैसी होती है? ये कुछ इस प्रकार होगी आपकी। ये मेरी एक एक्सिस, ये मेरी दूसरी एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। अब की बार जो नोड्स बनेंगे वो नोड्स बनेंगे ऑन दी एक्सिस। ठीक है, ये चारों इस तरीके से आप नोब बना दोगे। इसमें इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो ये 4 नोब हमारे हो गए डी एक्स स्क्र और डी वाई स्क्र। ठीक है, कौन कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ये शेप याद हो आपको तो अच्छी बात है। अभी यहां से याद करने की कोशिश मत करना, लेकिन इनके बारे में एक पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि उसी का यूज करके हम आगे CFT को डिस्क्राइब करेंगे। और जो फिफ्थ आपकी शेप है, फिफ्थ शेप इज डी जेड स्क्र। डी जेड स्क्र के लिए आपको कौन सी एक्सिस चाहिए? मेनली जेड एक्सिस। लो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। अब ये कैसे बनती है? यहाँ पे लोब बनेगा ऑन दी जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है और इसको कोई सा एक्सिस मान लो, आपकी मर्जी, एक्स मान लो, मान लो, वाई मान लो। इस ये मेरा टैब है, इसके मतलब या जो स्क्रीन है, इसके एक एक्सिस तो ये होगी, एक एक्सिस ये होगी और एक एक्सिस है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम नहीं बना रहे, हम सिर्फ 2D में बना रहे हैं। यानी अगर आपने यहाँ पे y बनाया है तो यहाँ परपेंडिकुलर, इसके ऐसे परपेंडिकुलर ये ऊपर की तरफ आ रहा है, वहां पे कौन होगा? x। और अगर आपने यहाँ x लिखा है तो यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, वो कौन होगा? वो होगा आपका, अगर वहां x लिया है तो y लिया है तो x। ठीक है, z यही रहेगा। तो z पे आपने बनाया एक लोब और एक रिंग बनती है कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो दिस इज द शेप ऑफ योर। और अगर थोड़ा सा और अच्छा दिखाना है तो इसको इस तरीके से बनाओ, ताकि थोड़ा 3D का इफेक्ट, देखो अच्छा लगा ना, अब 3D का इफेक्ट आया। तो ये है आपकी शेप किसकी? डी जेड स्क्र की। अब इन सब में से मैं सवाल पूछता हूं आपसे, ये बताओ इन पांचों में से कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जो एक्सियल है? जल्दी बताओ, पांचों में से कितने ऐसे हैं जो एक्सियल है, यानी जो एक्सिस में बने हैं? वेरी गुड, ये जो दोनों हैं, दीज टू आर एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? एक्सियल है, क्योंकि एक्सिस में बने हैं। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों, दीज आर नॉन एक्सियल।
नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, समझ गए। इसलिए मैंने इन पांचों की शेप बनाई। तो इन पांचों में से जो ये तीन है, पेन ले लेते हैं हम ये वाला, ये जो तीन है दीज आर नॉन एक्सियल, और ये जो दो है एक्सियल है बेटे, ये एक्सिड नहीं एक्सियल। और ये जो है दीज आर एक्सियल। समझ गए। पांच ऑर्बिटल हैं डी के, पांचों की एनर्जी सेम, इसलिए उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब उन पांचों में से तीन अलग तरीके के हैं जो कि हैं नॉन एक्सियल, और दो अलग तरीके के हैं जो कि हैं एक्सियल। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब तक सीएफटी ने क्या बताया? सीएफटी ने आपको बताया कि हम लिगेंड को एज ए नेगेटिव आयन ट्रीट करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हम उसको नेगेटिव डाइपोल ट्रीट करेंगे, यानी डाइपोल का नेगेटिव हिस्सा। ठीक है। और मेटल को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि मेटल पॉजिटिव होती है। अब उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ चार्ज। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये बताई कि अगर लिगेंड है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसको नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, और नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उसको नेगेटिव डाइपोल कंसीडर करेंगे। ठीक है। तीसरी बात बताई कि डी के 5 ऑर्बिटल हैं और पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है, इसलिए उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दीज नेगेटिव चार्ज। अब लिगेंड है, वो लिगेंड आ रहे हैं। ठीक है। आपके पास एक बीच में मेटल है और इसके चारों तरफ आपने लिगेंड बिछा दिए। ठीक है, फील्डिंग सेट कर दी इसकी। तो उस केस में 5d ऑर्बिटल ऑफ मेटल no longer have exactly same energy and the degeneracy of d orbital is lifted। यानी जब भी d ऑर्बिटल पे लिगेंड अटैक करेगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इन पांचों की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। क्यों सेम नहीं रहेगी? रीजन आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखोगे कि सेम नहीं रहेगी। और अगर एनर्जी सेम नहीं है तो क्या वो डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाएंगे? आपका आंसर होगा सर नहीं कहलाएंगे, और वो ही करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्या बताया मैंने? जब भी लिगेंड इनके ऊपर अटैक करेंगे तो उस केस में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पांचों की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। एनर्जी सेम नहीं रहेगी तो अब वो डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं रखेंगे। ठीक है, इसी चीज को यहाँ लिख रखा है कि जब भी लिगेंड अटैक करेंगे तो इस केस में 5d ऑर्बिटल है डू नॉट हैव सेम एनर्जी, इट मींस डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लिफ्टेड। लिफ्टेड का मतलब उठ गई यानी हट गई। इट रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे इन पांचों के दो टुकड़े हो जाएंगे। दो टुकड़े किस बेसिस पे करोगे? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि इन पांचों में से दो अलग तरीके के हैं, तीन अलग तरीके के हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो? एक्सियल, नॉन एक्सियल। इसका मतलब यहाँ पे इन 5 ऑर्बिटल के दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी ये 5 ऑर्बिटल दो टुकड़ों में बट जाएंगे। कौन कौन से? एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड, यानी आपका क्रिस्टल कैसा है, कौन से शेप है उसकी, उसके हिसाब से ये स्प्लिटिंग होगी। और कैसे होगी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ी देर में क्या अभी करता हूं। तो ये थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसी का सब पार्ट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होगा? दो टुकड़ों में टूट जाना, स्प्लिटिंग टुकड़ों में टूट जाना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ओक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आप देखोगे कि हमारी जो शेप आती है ओक्टाहेड्रल आती है, टेट्राहेड्रल आती है, स्फीयर प्लेनर आती है। ठीक है, मेनली ये तीन शेप आती है हमारे कॉम्प्लेक्स की। तो उसमें से हम पढ़ रहे हैं ओक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा। तो इन octahedral coordination entity with 6 ligands surrounding the metal atom, there will be repulsion between electrons in the d orbital and the electrons of ligand। अब देखो लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव। और जो d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ऑलरेडी 3d के अंदर, उस केस में उन पे भी कैसा चार्ज? नेगेटिव। अब नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक बार ऑक्टाहेड्रल शेप बताना कैसी होगी। ऑक्टाहेड्रल शेप फटाफट बता दो। ऑक्टाहेड्रल शेप होगी यहाँ पे ऐसे, मान लिया कोई ये मेटल है। ठीक है, तो ये चार आपके कुछ इस तरीके से, ये चार ऐसे, और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ।
अगर इसको आप थोड़ा सा मैथ के साथ कंपेयर करें तो क्या ऐसे है ये, थोड़ा सा घुमा दूं मैं इसको तो कैसे बनेगी ये बनेगी कुछ इस तरीके से। मान लिया एक एक्सिस हमारी ये है, एक एक्सिस हमारी ये है और एक एक्सिस हमारी ये है। देखो कुछ इसी तरीके से बन जाएगी ना, ये शेप और ये शेप एक दूसरे के सिमिलर हैं। यहाँ 4 बॉन्ड ये सेम प्लेन में, ये 1 2 3 4 ये सेम प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। यानी हम जो 3D बनाते हैं, 3D कोऑर्डिनेट बनाते हैं, 3D कोऑर्डिनेट वो ऑक्टाहेड्रल ही शेप होते हैं। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप करते हो, 3D में कोऑर्डिनेट बनाते हो तो वो कौन सी शेप होती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, ये बस थोड़े से काम की बात थी। अब देखो अब क्या होगा, इस मेटल पे लिगेंड आएंगे, यहां सिलिकॉन आया है, यहां से आए हैं आपके लिगेंड लिगेंड लिगेंड। ठीक है, अब मेटल के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, रिपल्शन होगा। तो such repulsion is more when d orbital is directed toward the ligand। अब सीधी सी बात है, अगर d orbital जितना लिगेंड के पास होगा उतना ही रिपल्शन बढ़ेगा, बिकॉज रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, जो रिपल्शन है वो कैसा है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब अगर एक्सिस के अलोंग आपका लिगेंड है और एक्सिस के अलोंग ही ऑर्बिटल है तो उस केस में लिगेंड और डी ऑर्बिटल के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी, क्योंकि सेम एक्सिस में है। मिनिमम होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल आपके एक्सियल थे, यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर विच पॉइंट टुवर्ड द एक्सिस, जो कि एक्सिस के अलोंग पॉइंट करते हैं, एक्स आई एस आई एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। तो आप कहना चाह रहे हो, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहना चाह रही है कि आपके लिगेंड जो हैं वो एक्सिस के अलोंग अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप है, ऑक्टाहेड्रल शेप में एक्सिस के अलोंग ही अटैक करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री वो है भाई, हम क्या करें। और आपके डी ऑर्बिटल भी दो तरीके के, एक्सियल और नॉन एक्सियल, यानी कुछ एक्सिस पे बनेंगे और कुछ नॉन एक्सिस पे। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होते हैं उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। तो समझो डी ऑर्बिटल कैसे होंगे आपके, एक डी ऑर्बिटल ये हो गया, ठीक है, ये एक्सिस पे है तो ये एक्सियल। और अगर इसी को नॉन एक्सिस पे बनाओ आप, मतलब यहां बीच में बना दो कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया नॉन एक्सियल। तो एक्सियल पे अगर है और वही लिगेंड है, हमें पता है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप में एक्सिस पे ही आता है लिगेंड, तो वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो एक्सियल, दोबारा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्सियल अगर आपका ऑर्बिटल है और ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड भी एक्सियल होता है तो उस केस में उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस की वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा। यही बात यहां लिख रखी है। और इसी चीज को हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्सियल ऑर्बिटल है, इस वजह से उनमें ज्यादा रिपल्शन होगा और उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा। रिपल्शन से कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पढ़ी है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आती है दैट इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्शन। जैसे हम इस साइड पे, मैंने इस पेन को रखा, छोड़ दूंगा तो ये नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ अर्थ इसको अट्रैक्ट करी और अट्रैक्शन की वजह से फिलहाल इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है। अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज दी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस रिपल्शन की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, यानी आपके सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे जो आपके 3 ऑर्बिटल है नॉन एक्सियल, वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, इसलिए उनकी एनर्जी कम होगी। ओवरऑल कम नहीं, कम होगी इन कंपैरिजन, यानी रिलेटिव टू दी एवरेज एनर्जी।
एवरेज मतलब जो ऊपर वालों की के हिसाब से उनकी कम होगी और जो एक्सियल है उनकी ज्यादा होगी। अब इसी चीज को समझो क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ यही बना रखी मैंने, देखो नहीं ये नीचे बना रखी है, कोई नहीं आगे समझाता हूँ। दस इससे क्या होगा, द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल हैव बीन रिमूव्ड ड्यू टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और वहां पे क्या होगा, 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी के होंगे क्योंकि 3 ऑर्बिटल है ना, नॉन एक्सियल 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल कैसे होंगे, लो एनर्जी के होंगे, और 2 ऑर्बिटल होंगे हाई एनर्जी के। उनके कुछ नाम है वो आगे बताऊंगा। डिस्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट लेवल due to the presence of ligand in a definite geometry is termed as crystal field splitting energy and it is denoted by delta O। O मतलब octahedral है यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या हो रहा है समझो, ये मेरे पास ऐसे बनाते हैं इसको, ये मेरे पास d ऑर्बिटल है और फिलहाल इसमें है 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल, ठीक है, 5 डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स, ठीक है, समझ गए, पांचों की एनर्जी सेम है। अब जब इस पे लिगेंड अटैक करेगा, लिगेंड अटैक करेगा, लिगेंड अपनी चार्ज लेके आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन के अंदर भी चार्ज है, डी के इलेक्ट्रॉन के अंदर भी, उसकी वजह से एनर्जी बढ़ेगी और सिस्टम की एनर्जी कुछ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी कुछ इंक्रीज होगी, ठीक, 1 2 3 4 5। एवरेज एनर्जी ऑफ system increases due to field of ligand। लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा रिपल्शन की वजह से, ठीक है, एवरेज एवरेज इंक्रीज हो रहा है वो, ठीक है, एवरेज, पहले एनर्जी इस लेवल पे थी, अब एनर्जी इस लेवल पे आ गई तो इंक्रीज हो गया ना, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि इन पांचों की एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, पांचों की नहीं हो रही, 5 में से 2 की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और 3 की एनर्जी एवरेज से कम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, जो दो इन 5 में से 2 ऑर्बिटल हैं, 5 में से कितने ऑर्बिटल हैं, अरे रे रे रे, 5 में से 2 ऑर्बिटल हैं, 2 कौन से, एक्सियल, उनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा है, और जो 3 ऑर्बिटल हैं, यहां से नहीं कहा, जो 3 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी एवरेज से कम है। समझ गए मेरी बात क्या कर रहा हूं मैं। अब थोड़ा सा कहानी से समझो, ठीक है, टाइम हमारे पास है तो हम कहानी से आपको समझाते हैं। एक क्लास थी, ठीक है, मान लिया आपकी क्लास है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो आपकी क्लास है, ठीक है। क्या हुआ, किसी वजह से आपके केमिस्ट्री के मास्टर नहीं है, ठीक है, किसी वजह से वो चले गए, उनकी जॉब लगी या कुछ भी हो गया, वो चले गए। अब मैं आपकी क्लास को पढ़ाने आता हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लो मैं आपकी क्लास को पढ़ाने आता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, क्लास का जो पहले रिजल्ट आ रहा था उसमें हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, हो सकता है डाउन भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छा टीचर हूँ तो हम मान लेते हैं क्लास का रिजल्ट आपका थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, ठीक है। जो बच्चे मतलब पहले ओवरऑल क्लास के मार्क्स, अगर ओवरऑल एवरेज जो मार्क्स है वो 70 के राउंड आ रहे थे, तो मेरी वजह से वो मार्क्स मान लिया 80 के राउंड आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्लास के मार्क्स, जब एक अच्छा टीचर, अरे भाई साहब, जब क्लास टीचर अच्छा नहीं था या उसका समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझो, उस केस में क्लास की एनर्जी थी इतनी, क्लास के मार्क्स थे इतने, कितने, 75, एवरेज मार्क्स मान लिया, ठीक है। जैसे ही मैं पढ़ाने आया, क्लास के एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो गए, मान लिया 80, ज्यादा मार्क्स में इंक्रीज नहीं कर, 80 मान लिया इंक्रीज हो गए, ठीक है, 80 तक।
अब ऐसा तो है नहीं कि सबके मार्क्स थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, हो सकता है मेरा जो मेथड है उसमें क्या हो कि मैं जो होशियार है ज्यादा बच्चे उन पे मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ और जो रद्दी हैं उनको मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, या फिर उल्टा हो सकता है कि मैं कमजोर यानी लो लेवल का पढ़ा रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है जो नीचे वाले बच्चे हैं उनके नंबर बढ़ गए और जो ऊपर वाले हैं उनके नंबर घट गए, क्योंकि उनके लेवल तक का मैं नहीं पढ़ा रहा। कोई सा केस मान लो, ठीक है, मान लिया पहला केस में मान लेता हूँ। क्या हो रहा है कि जो होशियार बच्चे हैं मान लिया मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ, उनकी एनर्जी बढ़ गई यानी उनके मार्क्स बढ़ गए, लेकिन जो नीचे वाले हैं जो एवरेज से बच्चे हैं, आप जैसे हम जैसे, उनका समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, उनके समझ में नहीं आ रहा मेरा, तो वो तो पढ़ना कम कर देंगे यानी उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ओवरऑल तो देखो, ओवरऑल मैंने ग्रोथ की, ओवरऑल मैं मार्क्स ले आया 75%, मतलब 75 से 80, लेकिन जो ये एवरेज बढ़ी है, ये एवरेज बढ़ी है सिर्फ टॉपरों की, यानी उनके मार्क्स ज्यादा बढ़ गए। जिनके मार्क्स पहले 80 85 आ रहे थे उनके मार्क्स 95 आने लग गए, लेकिन जिसके मार्क्स पहले 60 आ रहे थे उनके मार्क्स हो गए 58। ठीक है, यानी ओवरऑल क्लास का रिजल्ट तो बढ़ गया, लेकिन उस क्लास में से जो मेरी डायरेक्शन में थे, जो मेरे एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहे थे, उनके मार्क्स तो बढ़ गए लेकिन बाकियों के मार्क्स कम हो गए। सिनारियो समझे क्या हुआ? क्लास दो भागों में टूट गई, दो भागों में से जो होशियार थे वो और ज्यादा होशियार हो गए और जो कमजोर थे वो और ज्यादा कमजोर हो गए, अब वो सेम लेवल पे नहीं रहे। क्लियर हुआ? यही चीज हो रही है कि हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल थे, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी, इसलिए उनको नाम दिया गया डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे ही लिगेंड आया उसकी फील्ड की वजह से एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, तो जो एनर्जी पहले इतनी थी वो एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, लेकिन इन पांचों की एनर्जी नहीं बढ़ी एक्चुअल में पांचों की एनर्जी नहीं बढ़ी। इन पांचों में से जो एक्सियल ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा होगी, मान लिया एवरेज ये है, या फिर ये कंसिडर करते हैं, दिस इज दी AVE एवरेज एनर्जी। ठीक है, ये क्या है आपकी एवरेज एनर्जी है। अब इन पांचों में से दो की एनर्जी तो एवरेज से ज्यादा होगी, लेकिन इन तीन की एनर्जी एवरेज से कम हुई। दो और तीन क्यों है ये भी समझना जरूरी है, दो ऊपर क्यों तीन नीचे क्यों? दो ऊपर इसलिए क्योंकि वो एक्सियल थे और हमारे लिगेंड भी एक्सिस के अकॉर्डिंग जुड़ रहे हैं, दोनों एक्सियल हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कम, अट्रैक्ट रिपल्सन ज्यादा। और जो तीन ऑर्बिटल थे वो नॉन एक्सियल थे, यानी डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा होगी, क्योंकि लिगेंड तो एक्सियल ही है आपके, लिगेंड एक्सियल है और ये ऑर्बिटल आपके नॉन एक्सियल, तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है वहां पे आपका एवरेज एनर्जी कम हो गया, यानी रिपल्शन कम है, एनर्जी कम है। ठीक है, अब जब भी दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उनको बोलते हैं ई ऑर्बिटल या ई सेट। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ई सेट, इसको बोलते हैं ई। और जब तीन की सेम होती है तो उसको बोलते हैं T2। ठीक है, ये केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर है भाई। जब भी दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो तो उनको बोलते हैं E, और तीन की सेम हो तो उनको बोलते हैं T2। ठीक है, अब इसमें भी एक वर्ड और लगाते हैं हम, जी, एक इजी और जी, ये सबस्क्रिप्ट नहीं ऐसे आता, इजी और एक T2G। जी क्यों लगाते हैं? जब भी आपके ऑर्बिटल सिमेट्रिकल हो यानी दिखने में एक जैसे हो। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखोगे सिमेट्रिकल, 3D कोऑर्डिनेट है, सिमेट्रिकल है, कहीं से देखोगे आप सेम दिखेगा आपको। ऑक्टाहेड्रल जो शेप होती है दैट इज सिमेट्रिकल, तो उसकी वजह से हम सिमेट्री की वजह से जी लगाते हैं। खरी आपके काम की बात नहीं है, इतनी ज्यादा फोकस भी नहीं करना आपने, बस ध्यान रखो ऊपर वालों को बोलते हैं इजी, नीचे वालों को बोलते हैं T2G। याद कैसे रखोगे? इजी में कितने अक्षर? दो, ऑर्बिटल कितने? दो। T2G में कितने अक्षर? तीन, ऑर्बिटल भी कितने? तीन। क्लियर है? दो की एनर्जी बढ़ी उनको क्या बोला गया? इजी, और तीन की एनर्जी कम हुई उसको बोलते हैं T2G। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इन एनर्जी इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल, या ये जो डिफरेंस आया है दिस डिफरेंस इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल, और इसी वजह से इस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। पूरा नाम देखोगे ना, CFT की जगह CFST, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ऐसा भी नाम आपको मिल सकता है। ठीक है, अब समझ में आया
स्प्लिट क्यों हुए, किस वजह से हुए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये स्प्लिट हो गई। अब इन दोनों टाइप के ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, यानी यहां से लेकर यहां तक, रेड पेन, यहां से लेकर यहां तक, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा के साथ। डेल्टा मींस डिफरेंस, और क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है इसलिए लगा देते हैं ओ। तो ये क्या है, डेल्टा ओ। और डेल्टा ओ क्या है आपका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ। प्रॉपर लिख देता हूं मैं, डेल्टा ओ इज इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और किसकी, ऑक्टाहेड्रल की, ओ लगा है ना, ओ का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल। कभी कभार मैं डेल्टा नोट बोल दूंगा, लेकिन ये डेल्टा ओ है। ठीक है, तो डेल्टा ओ क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, समझ गए, ओके। अब आप थोड़ा सा मेरी इस फोटो पे गौर करोगे, जैसे मैंने बनाई है वैसे पेपर में सवाल आता है डायरेक्ट आपका, ड्रॉ दी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज। तो आपको ये फोटो यो का यो बना देना है, सब जो मैंने लिखा है सब लिखना है। ठीक है, समझ गए। चलो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो गैप है और ये जो गैप है, क्या दोनों इक्वल है या थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस दिख रहा है क्लियरली आपको, डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि है होता है डिफरेंस, किस में ज्यादा किस में कम। जो 2 वाले हैं उसमें डिफरेंस ज्यादा है, और जो 3 वाले हैं उसमें डिफरेंस कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें इन दोनों को एवरेज करना है, और दोनों को एवरेज करेंगे तो ये जो इंक्रीमेंट इन दोनों में आएगा वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिक्रीमेंट इन 3, ताकि एवरेज आपका बैलेंस रहे। ठीक है, यानी अगर मान लो इन 2 बच्चों के मार्क्स 5 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनके मार्क्स 3 से डिक्रीज होने चाहिए, तब जाके वो आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ऊपर वालों की ज्यादा इंक्रीमेंट करना है, नीचे वालों को कम। और कितना ज्यादा, अगर आप ये गैप देखोगे, दिस गैप, यहां से लेकर यहां तक का गैप, ये गैप है आपका 3/5 डेल्टा नोट। दिस गैप इज 3/5 ऑफ डेल्टा नोट। अगर पूरा आपका 5/5 यानी 1 है, तो ये जो हिस्सा है यानी दिस मच हिस्सा, दिस मच, दिस इज 3/5। याद कैसे रखोगे, ऊपर 2 है तो यहाँ 3 है। ठीक है, ऊपर 2 तो यहाँ 3 है। और ये जो गैप आएगा, दिस मच गैप, दिस इज, ये कितना बच जाएगा, 2/5 डेल्टा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा कितना, 3/5 डेल्टा नोट, और नीचे वाला कितना, 2/5 डेल्टा नोट, ताकि दोनों की एनर्जी आपकी एवरेज मेंटेन रहे। ठीक है, इसको अगर आपने मैथ पढ़ रखा होगा तो ये आपके समझ में आ गई होगी कि क्यों 3/5 लिया, क्यों 2/5 लिया, ऊपर क्यों 3/5, ऊपर 2/5 क्यों नहीं लिया। क्योंकि देखो यार, आप क्या करोगे, इस गैप को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इस गैप को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब अगर 3/5 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, 6/5। और नीचे वाले 2/5 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी कितना हो जाएगा, 6/5। यानी दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर ऊपर आपने 2/5 लिखा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/5 आएगा, नीचे 9/5 आ जाएगा, 3 9 है ना, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही आता है। और कभी कभार इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है वो, 3/5 कितना होता है, 0.6 डेल्टा नॉट, और 2/5 कितना होता है, 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है जी, कोई डाउट बताओ, यहाँ तक बताओ। देखो ये जो फोटो है यही CFT है, ये आपने समझ ली, नहीं आ पा रहोगे आपकी CFT आपकी आ गई। CFT से ज्यादा क्वेश्चन इतने नहीं आते, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा एक बार और बता दूं, 5 ऑर्बिटल थे, जैसे लिगेंड आया एवरेज एनर्जी बढ़ गई, लेकिन सबकी एनर्जी नहीं बढ़ी, 2 की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, 3 की एनर्जी एवरेज से कम बढ़ी। ठीक है, उनके अंदर जो स्प्लिटिंग आई है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और जो ये एनर्जी है, दिस एनर्जी नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा ओ के साथ। और इसमें भी जो ऊपर वाला गैप है, यानी 2 ऑर्बिटल की एनर्जी जो इंक्रीज हुई है वो 3/5 फैक्टर से हुई है, और नीचे वाले की जो एनर्जी डिक्रीज हुई है वो 2/5 डेल्टा ओ से है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिटल इंक्रीज बाय 3/5 डेल्टा नोट, जो मैंने बोला था, एंड 3t2g ऑर्बिटल विल डिक्रीज बाय 2/5 डेल्टा नोट। डिक्रीज वर्ड क्यों कर रहा है, वो एवरेज से कंपेयर कर रहा है, इस एवरेज से। एवरेज से तो डिक्रीज होगी ना यार, एवरेज से डिक्रीज हुई है इसलिए डिक्रीज वर्ड, एवरेज से इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज वर्ड, लेकिन ओवरऑल दोनों की इंक्रीज हुई है। चलो, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड ऑन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड एंड द चार्ज ऑन मेटल आयन। यानी जो ये स्प्लिटिंग आई है, ये जो डेल्टा नोट आया है, ये डेल्टा नोट किसी में कम है, किसी में ज्यादा, किसी में और ज्यादा, किसी में बिल्कुल कम। ये जो गैप आएगा, यानी ये जो डेल्टा नोट आएगा, ये जो स्प्लिटिंग का गैप है, ये स्प्लिटिंग है, ये डिपेंड करेगी दो चीजों पे। किन किन दो चीजों पे? एक तो जो आपका लिगेंड है उसकी फील्ड कैसी है, और दूसरा चार्ज ऑन दी मेटल, मेटल के ऊपर चार्ज कैसा है। ठीक है। Some ligand are able to produce strong field in which splitting will be large. कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा रिपेल करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे तो ज्यादा एनर्जी के अंदर गैप आएगा। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनकी फील्ड जो है वीक होती है, वीक फील्ड होने की वजह से कम रिपेल करेंगे, कम रिपेल करेंगे तो कम एनर्जी का गैप आएगा। यानी ये जो गैप आएगा, कुछ लिगेंड के केस में बहुत ज्यादा आएगा जिनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कुछ के केस में कम आएगा जिनको बोलते हैं वीक लिगेंड। और आपको याद है सेम बात वीबीटी नहीं बता पाया था, ये बात किसने बताई? सीएफटी ने। ठीक है। द लिगेंड आर अरेंज्ड इन ए सीरीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बिलो। ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है, वीबीटी ने जो नहीं बताई थी वो बताई सीएफटी ने। और वो स्ट्रेंथ क्या है? सबसे कम आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, एस सी एन नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एस टू नेगेटिव। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सीओ, कार्बोनाइल, साइनाइड, इथेन 1,2 डाइएमाइन, NH3, EDTA, NCS, एक्वा, ऑक्सलेट, हाइड्रोक्साइड। ये ऑर्डर है आपका। ठीक है। और इस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में डेफिनेशन में, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो आपका आंसर होगा इट इज ए सीरीज इन विच लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। और फिर आप ये सीरीज बनाओगे। अब सीरीज बनाओगे तो आपको याद करनी पड़ेगी, और याद करने के हैं दो तरीके। कौन कौन से? या तो भाई मारो रट्टा, ठीक है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप 10 एक याद कर लो, मतलब शुरू के 3-4 कर लो, लास्ट के 3-4 कर लो, बीच का एक याद कर लो। ठीक है। जैसे आप इसको हटा सकते हो, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। ठीक है, इनको आप हटा सकते हो, बाकी सबको आपको याद करना पड़ेगा। या एक तरीका रखा। दूसरा तरीका है ट्रिक याद कर लो, जैसे हमने एलिमेंट याद करे वैसे एक ट्रिक याद कर लो, और वो ट्रिक में लिखता हूँ। और ये ट्रिक जो है कुछ कुछ रियल लाइफ बेस्ड भी है। हमारी क्लास में एक दोस्त हैं सचिन जी, फिलहाल वो जेई में है। उससे पहले वो 10 साल CISF में थे। CISF हमारी जो है आपकी आर्मी टाइप से, तो वहाँ डिसिप्लिन वगैरह वो अच्छे से सीख के आए हैं। वो आर्मी में जब भी जाता है कोई, तो वो दो चीज़ें बड़ी अच्छी सीखता है। एक तो डिसिप्लिन, कि कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, और दूसरा क्या बोलते हैं, एक टाइप से कि बचना कैसे है आपको। दोनों तरीकों में वो माहिर हो जाते हैं, डिसिप्लिन में कैसे रहना और फिर बचना कैसे है। क्योंकि वहाँ पे तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है, यानी आपको जो बहाने चाहिए, जो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, हाई लेवल वाली चाहिए। तो वो हमारे सचिन जी क्या रहते हैं, क्लास वगैरह से मोस्टली फरार रहते हैं। ठीक है। अब मान लिया क्लास लगती है, ट्रेनिंग में कभी कभार हम जाते हैं ना, तो वहाँ क्लास लगती है, आपकी तरह हम भी एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है। और एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि पढ़ते हैं भाई, जब पेपर आता है ना तो खैर ये तो बात अलग है। तो हम सचिन के बारे में बात कर रहे थे, तो वो सचिन के भाई साहब हमारे क्लास से फरार रहते हैं। और मान लिया किसी दिन मास्टर ने पकड़ लिया, तो क्या करते हैं, जेब में टैबलेट रखते हैं, टैबलेट निकाल कर, सर बीमार था गोली लेने गया था, और कुछ पर्चा रख लिया मेडिकल का कि सर ये था, और बहाने, सर ये फॉर्म भरवाने गया था। ऐसे ऐसे वो बहाने मतलब तैयार रखते हैं, ऐसे नहीं कि वो प्रॉपर तैयारी रखते हैं भाई, बंक करने से पहले प्रॉपर तैयारी की, अगर फंस गया मैं क्या बहाना मेरे को मारना है। तो उन्हीं सचिन भाई साहब पे ये ट्रिक है। ट्रिक क्या कह रही है कि एक बार जो हमारे सचिन हैं क्लास से फरार,
ठीक है, जो हमारे सचिन भाई साहब हैं वो क्लास से फरार। झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच है भाई। ठीक है, एक बार सचिन क्लास से फरार और जमाया एनडी अड्डा इन इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, कोरिया की स्पेलिंग क्या आएगी, यही होगी सीओ। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कनाडा, कनाडा और कोलंबिया, कोलंबिया। ठीक है, सचिन भाई साहब से क्लास से फरार हो गए और उन्होंने अपना 1 नंबर का एनडी अड्डा जमा रखा है कहाँ पे, 3 देशों में, नॉर्थ कोरिया में, कनाडा में और कोलंबिया में। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसको लिख लेना, हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपका मन करे। अब याद कैसे करोगे, एक मतलब आई, बार मतलब बी आर, सचिन यानी SCN, क्लास यानी CL, से यानी S, फरार मतलब F। ठीक है, और यानी, अब और से OH याद रखोगे आप। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, और फरार हुआ, हुआ और लिख लेते, एक वर्ड मिसिंग हो गया। क्लास से फरार हो गया, हो गया और जमाया, जमाया को यहाँ पर लिखते हैं। एक बार सचिन क्लास से फरार हो गया और जमाया एनडी अड्डा इन नॉर्थ कोरिया, कनाडा, कोलंबिया। ठीक है, 3 देशों में अपना अड्डा जमाया। तो देखो, एक यानी आई नेगेटिव, बार यानी BR, सचिन यानी SCN नेगेटिव, क्लास यानी CL नेगेटिव, से यानी S2 नेगेटिव, फरार मतलब F नेगेटिव। हो गया, हो गया में देखो, हो गया, हो गया क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड है, हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड और यानी ऑक्सलेटो, C2O4 2 नेगेटिव, और यानी ऑक्सलेटो, थोड़ा थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। जमाया, किसको जमाते हो आप, पानी को जमाते हो ना, तो पानी मतलब H2O। एनडी यानी, अब यहां थोड़ा सा है, एनडी यानी है यहाँ पे EDTA, EDTA 4 नेगेटिव। अड्डा यानी NH3, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, अड्डा यानी अमोनिया। इन यानी EN, नॉर्थ कोरिया यानी NO2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ बीच में मिस हो गया, NO2 नेगेटिव भी आएगा। कनाडा यानी CN नेगेटिव और कोलंबिया यानी C। इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो। इसमें एक चीज मैंने मिस कर दी, NCS नेगेटिव, आप यहाँ पे ट्रिक में कहीं फिट बैठ नहीं रहा था, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार सचिन क्लास से फरार हो गया और जमाया एनडी अड्डा इन नॉर्थ कोरिया, कनाडा एंड कोलंबिया। ठीक है, इस तरीके से आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी। अब देखो, अब एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं हम, D4 कॉन्फ़िगरेशन। फॉर D4 आयंस 2 पॉसिबिलिटी ऑफ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराइज। कैसे वो अराइज करेगा, देखो D4 है मान लिया मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन और मेरे को बनाना है D4। अब फाइनली ऑर्बिटल तो आपकी इस तरीके से आ गए, ये सब तो हट गया, डीजेनरेसी तो हट गई जब लिगेंड आया, और D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉन भरने की वो क्या है, थ्योरी क्या है कि सबसे पहले आप अनपेड इलेक्ट्रॉन भरोगे लो एनर्जी ऑर्बिटल में, फिर उनको पेयर करोगे और फिर हाई एनर्जी पे जाओगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरूंगा, क्योंकि लो एनर्जी तो ये है भाई, लो एनर्जी ये है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ। पहले क्या होता था, पहले आपका होता था कि ये अगर 5 ऑर्बिटल है तो 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन आता था यहाँ, लेकिन अब वो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ आ गया है, यहाँ। ऐसा क्यों हुआ समझो, देखो फॉर D4 आयन, D4 D5 D6 कुछ भी हो सकता है, 3 से ज्यादा होंगे, 3 हुए तो ऑटोमेटिक वो नीचे वाले तीनों में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 से ज्यादा हुए तो उस केस में 2 पॉसिबल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराइज, और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एक तो इस चीज से कि ये ग्राफ बनाओ, एक डेफिनेशन आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है,
एक आपका व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और फिर ये सीरीज लिखनी, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर आपका यहां से आता है। मेनली इन 4 जगह से आपके सवाल आते हैं, ठीक है। मैं ये इंपॉर्टेंट है, अगर सीएफटी में कुछ नहीं पढ़ के जाना तो ये 4 चीजें जरूर पढ़ जाना। तो दो दो पैटर्न हो सकते हैं। कौन कौन से पैटर्न? द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड आइदर एंटर इन T2G लेवल। T2G लेवल का कौन सा था? T2G यानी नीचे वाले ही, यानी वहीं पे जाके वो पेयरिंग कर ले, एंड पेयर विद एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन यानी पेयर कर ले, और इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी। अब जब वो पेयर करेगा, अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, अब वहीं पे आप दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो, तो दोनों के ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से उनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में पेयर करने के लिए चाहिए, पेयर करने के लिए खर्च करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पेयरिंग एनर्जी को खर्च कर लेगा, ठीक है। या तो पेयरिंग एनर्जी को खर्च कर लेगा यानी वहीं पे पेयर हो जाएगा, या फिर पेयरिंग एनर्जी को खर्च नहीं करेगा तो वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। 2 तरीके हो सकते हैं। कब कब होंगे ये देखो। इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगा 2 चीजों पे, एक तो डेल्टा ओ है और एक है पेयरिंग एनर्जी। तो 2 टाइप की एनर्जी देखो, कहां कहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्च होगी। आप सोचो यहां, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब मेरे पास चौथा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन या तो जा सकता है इसके पास और कर सकता है पेयर, इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। मेरे नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगी? पेयरिंग एनर्जी। आई बात समझ? कौन सी एनर्जी? पेयरिंग एनर्जी। या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है। अब यहां जाने के लिए उसको कितना गैप कवर करना पड़ेगा? डेल्टा ओ। तो वो यहां भी जा सकता है, लेकिन उस केस में कितनी एनर्जी लगेगी उसकी? डेल्टा ओ। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, या तो वो पेयरिंग एनर्जी को खर्च करेगा, यानी पेयरिंग एनर्जी को पे करेगा, या वो डेल्टा ओ को खर्च करेगा। दोनों में से कौन सा काम होगा? जो सा भी काम कम एनर्जी का होगा वही काम हो जाएगा। समझ गया? जो सा भी काम कम एनर्जी का होगा वही। 2 टाइप की एनर्जी खर्च हो रही है, समझ में आ गई कौन कौन सी? या तो पेयरिंग एनर्जी होगी यहीं पे पेयर करने के लिए, या फिर वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। 2 टाइप की एनर्जी, पेयरिंग और स्प्लिटिंग। तो पहला केस बनता है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, ठीक है। क्या क्या होगा? ये हमारे 5 ऑर्बिटल थे, दोबारा से मैं बनाता हूँ, टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो गया है तो स्पीड से करेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब ये 5 ऑर्बिटल थे। एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, अरे महाराज ऐसे कर ले, ठीक है। ये आपके 5 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हुई, लेकिन इन 5 में से भी 2 की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज और 3 की एनर्जी कम इंक्रीज। अरे रे, ठीक है। अब यहां जो पहला केस लिख रखा है वो केस है कि अगर डेल्टा नोट कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में जो गैप बनाया है, दिस गैप इज डेल्टा ओ। तो केस 1 इज डेल्टा ओ इज लेस, यानी यहाँ पे एनर्जी कम से स्प्लिट हो रहे हैं वो। तो इस केस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो पेयर कर ले या वो ऊपर वाले शेल के अंदर चला जाए। अब हमने ऑलरेडी ये बोल दिया कि डेल्टा नोट कम है, उस केस में क्या होगा? डेल्टा नोट कम है तो वो ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इजी और इसको बोलते हैं T2G, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? जो आपका T2G है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? उसमें आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो इजी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू इजी ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन। ये तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी भी आती है कि अगर D4 है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी ये। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जो एनर्जी कम होगी वही काम हो जाएगा। तो इसने बोल दिया कि डेल्टा ओ कम है। क्वेश्चन में आपको बताएगा कि डेल्टा ओ कम है कि ज्यादा है, क्वेश्चन में बताएगा। तो डेल्टा ओ कम है, इसका मतलब क्या? पेयरिंग नहीं होगी,
स्प्लिटिंग हो जाएगी, स्प्लिटिंग होके इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ligands for which delta O is less than the pairing energy are known as weak field ligand. This is the definition of weak field ligand, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले साइंटिस्ट ने नहीं बताई। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड की अगर डेफिनेशन आती है, व्हाट आर द वीक फील्ड लिगेंड, तो आप बताओगे लिगेंड्स फॉर विच स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, दैट टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज वीक फील्ड लिगेंड। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, तो हम इससे आगे वाले ऑर्बिटल को, यानी ये तो आपके 3D है, यहाँ पे 4s होगा, यहाँ 4s के बाद आपका 4p होगा, यानी आगे वाले ऑर्बिटल को यूज कर रहे हैं। और आगे वाले ऑर्बिटल जब यूज होते हैं तो उनको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये चीज तो वीबीटी ने भी बताई थी, लेकिन क्यों होता है ऐसा वो बताया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। बताओ, समझ में आ गया ऐसा क्यों है? ये केस है आपका जब डेल्टा ओ इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका केस नंबर 2। ये आप खुद भी कर सकते हो कि अगर डेल्टा ओ ज्यादा हो, यानी स्प्लिटिंग ज्यादा हो, पेयरिंग करना आसान हो, यानी पेयरिंग एनर्जी कम हो, तो उस केस में क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको बनाते हैं फटाफट, इसी चीज को उठा ले आता हूं मैं। चलो दोबारा बना लेते हैं। अच्छा, इसी चीज को बनाने का एक और तरीका है, एक और तरीका बता दूं आपको आसान। इसमें हम 5 ऑर्बिटल को ऐसे बनाते हैं, ऐसे लाइन में, 1 2 3 4 बन गए 5 ऑर्बिटल ऐसे लाइन में। फिर इन 5 की एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसमें भी 2 की एनर्जी को ऐसे और 3 की एनर्जी को ऐसे। ठीक है, तो कभी कभार किसी बुक में आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपने उन 5 को बस ऑर्बिटल को आपने ऐसे सीधी लाइन में बना देना है और कुछ नहीं है। लेकिन हमें फिलहाल ये नहीं बनाना, हमें फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने हैं, तो हमें डब्बा बनाना पड़ेगा। तो एक बार डब्बा हम बनाते हैं जल्दी जल्दी। चलो, एनर्जी इंक्रीज होगी, हम कर देते हैं एनर्जी इंक्रीज। ये हमने एनर्जी इंक्रीज कर दी, इसमें 2 की एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कर दी, और 3 की एनर्जी कम होगी, और जो गैप है वो ज़्यादा होगा। तो देखो गैप मैंने देखो ऊपर वाले से ज़्यादा किया, ऑटोमेटिक ऊपर में कम गैप है, यहाँ ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो यहाँ ये जो गैप है, दिस गैप इज मोर, डेल्टा ओ, केस नंबर 2 इज डेल्टा ओ इज लेस देन दी पेयरिंग एनर्जी, यानी पेयरिंग में ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। पेयरिंग नहीं, डेल्टा ओ ज्यादा है भाई, पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि पेयरिंग करना आसान है। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है आपका वो किस तरीके से भरा जाएगा? 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उससे अच्छा तो वो क्या कर लेगा? पेयरिंग। तो उस केस में जो ये आपके T2G थे, ये EG थी, उस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आएगी T2G4 EG0। और T2G को पहले लिखते हैं, यानी लो एनर्जी को पहले लिखते हैं, T2G को नहीं, लो एनर्जी। अब लो एनर्जी T2G है तो T2G को पहले लिख दिया। ठीक है, तो T2G4 EG0, ये क्या होगी? आपकी पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होती थी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड वही होंगे जिसमें डेल्टा नॉट ज्यादा होगा। तो यही बात लिख रखी है। इलेक्ट्रॉन जो है T2G में ही पेयरिंग कर लेगा और कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगी। लिगेंड विच प्रोड्यूस दिस इफेक्ट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा इफेक्ट? ये वाला इफेक्ट, यानी लिगेंड्स फॉर विच स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू द पेयरिंग एनर्जी आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, समझ गए? और वो कैसे बनाते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कम बचते हैं उनके पास, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे तो उस केस में क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन कम बचने की वजह से कम स्पिन होगी, कम स्पिन की वजह से, मतलब स्पिन कैंसिल कर दिया था, पेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कम कर देते हैं, स्पिन एनर्जी को। तो यहाँ पेयरिंग होगी तो एनर्जी कम होगी, तो इसलिए वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जनरली वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि ये 2 खाली बचे हैं ना, कि ये 2 खाली हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। तो दीज आर दी
दिस इज द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी थ्योरी, और उसमें जो दो केस हमारे बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड का और वीक फील्ड का। और स्ट्रॉन्ग और वीक का पता कैसे चलेगा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है, ये सीरीज होगी। तो ये सारी बातें थी आपकी इसके बारे में। अब वहीं पे क्रिस्टल फील्ड, अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, ऊपर जो हमने सारी बात की वो सारी बात किसकी थी? वो सारी बात थी सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की। वहीं पे अगर टेट्राहेड्रल आ जाए तो क्या होगा? इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब उल्टी हो जाएगी। उल्टी कैसे? इंक्रीज का डिक्रीज नहीं होगा, मतलब एवरेज एनर्जी तो इंक्रीज होगी, लेकिन जिन दो की ज्यादा हो रही थी उन दो की कम हो जाएगी, और जिन तीन की कम हो रही थी उनकी तीन की ज्यादा हो जाएगी। वही केस कि मान लो मैं लो लेवल का पढ़ा रहा हूं, तो लो लेवल के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट बढ़ जाएगा, लेकिन जो 90 95 100 नंबर लेके आ सकते थे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, हाईएस्ट जो मार्क्स मेरा कोई स्टूडेंट लेके आया है दैट इज 98, और मेरे को लगता है इस बार आप उस रिकॉर्ड को तोड़ पाओगे। ठीक है, 98 से ऊपर आप ले आओगे, आप में से कोई सा ना कोई सा। ठीक है, ले आओ तो मेरे को बताना, फिर मैं आपको गिफ्ट पक्का दूंगा, अच्छे वाला गिफ्ट। कैसे हो जाएगी इसमें? आपके वही सेम चीज बनाओ, 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, उसमें से एनर्जी, पांचों की एनर्जी, अरे भाई साहब थोड़ा बड़ा डब्बा बन गया। पांचों की एनर्जी, एवरेज एनर्जी तो बढ़ जाएगी, लेकिन अब की बार जो स्प्लिटिंग होगी वो 3 की कुछ इस तरीके से और 2 की कुछ इस तरीके से। ये एवरेज एनर्जी है। ये हम फिर से ध्यान रखेंगे कि 3 वाले आपके कम इंक्रीज करेंगे और 2 वाले ज्यादा इंक्रीज करेंगे। अब जो ये गैप आएगा, दिस गैप इज नोन एज डेल्टा। अब की बार क्या आएगा? टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल था, टी फॉर टेट्राहेड्रल आ जाएगा। ठीक है, इनको बोलेंगे वही ई और इनको बोलेंगे T2। अब यहाँ जी नहीं लगाया, जी नहीं लगता यहाँ पे, क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो टेट्राहेड्रल शेप है वो सिमेट्रिकल नहीं होती, किसी भी चीज पर्टिकुलर उसके सिमेट्रिकल नहीं होती, वो सिमेट्रिकल नहीं होती, तो इसका मतलब वहां पे जी आपका नहीं आएगा। ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल होती है तो जी लगाते हैं वहां पे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि टेट्राहेड्रल अगर आप शेप बनाओगे, दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप, यहाँ बना देता हूं मैं। ये आप देखो, क्या यहाँ पे कोई एक्सिस बन रहे हैं? 3D एक्सिस तो आपके कुछ ऐसे होते हैं, और ये बन रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्सिस पे सिर्फ एक ही बॉन्ड आ रहा है, इस वजह से आपके जो एक्सियल है उनकी एनर्जी कम होगी, और जो नॉन एक्सियल है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि लिगेंड भी नॉन एक्सिस पे है और आपके ऑर्बिटल भी नॉन एक्सिस वाले हो जाएंगे, तो एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल का इतना ज्यादा केस नहीं आता, ऑक्टाहेड्रल समझ लो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल फिर भी पेपर में आता है, क्या आएगा बता दूंगा। एक तो यही आएगा कि इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें ही वही 2 4 बातें कि ये जो गैप है, दिस गैप विल बी कितना हो जाएगा? दिस गैप विल बी 2/5 ऑफ डेल्टा टी, एंड दिस गैप विल बी, ज्यादा गैप है तो 3/5 ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर दिस सेम मेटल, दिस सेम लिगेंड एंड मेटल लिगेंड डिस्टेंस, यानी अगर आप सब कुछ सेम कर दो और कंपेयर करो ऑक्टाहेड्रल को और टेट्राहेड्रल को, तो उस केस में जो स्प्लिटिंग आती है वो स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल की आती है 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। यानी सब कुछ सेम हो तो उस केस में टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग आएगी वो 4/9 पार्ट होगी ऑक्टाहेड्रल का। तो कौन ज्यादा है, बड़ा कौन है? ऑब्वियसली डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। ठीक है, फॉर सेम मेटल, सेम लिगेंड एंड सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्योंकि डिस्टेंस पे भी तो आपकी रिपल्शन है, डिपेंड करेगी, तो डिस्टेंस भी सेम। ठीक है, तो ये रिलेशन से भी न्यूमेरिकल आपका आता है। ठीक है, as the octahedral splitting energy are not sufficient large for forcing pairing, therefore low spin tetrahedral complex are rarely। इस लाइन से भी बड़े क्वेश्चन आपका आते ही, एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन बार बार आता है। क्वेश्चन क्या आता है? वाइट लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट फॉर्म्ड। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनते? उसका रीजन क्या है कि देखो, टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग है वो कम है, 4/9 है ऑक्टाहेड्रल की, यानी जितनी ऑक्टाहेड्रल में थी उसकी कम है, यानी यहाँ पे स्प्लिटिंग है ही नहीं, बहुत कम सी स्प्लिटिंग है। कम स्प्लिटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाते हैं, पेयरिंग करने की बजाय ऊपर भाग जाएंगे, और अगर पेयरिंग नहीं करेंगे वो ऊपर भाग जाएंगे,
तो उस केस में कभी भी पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो लो स्पिन नहीं बनेगा, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन ही पड़े रहेंगे, अनपेड पड़े रहेंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये उसका रीजन है। चलो अब बस लास्ट थ्योरी का टॉपिक है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ CFT। लिमिटेशन क्या है? पहली बात हम अज्यूम करें हैं कि जो लिगेंड है वो पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज है और आयनिक जो लिगेंड है वो ज्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट शो करनी चाहिए, क्योंकि इसने बोला कि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है तो रिपेल करेंगे तो वो ज्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट शो करना चाहिए उनको। लेकिन अगर आप इसको देखो इसमें नेगेटिव आयन कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? नेगेटिव आयन जनरली है लास्ट में, यानी वो तो वीक फील्ड लिगेंड है। अब खुद कह रहे हो कि रिपल्शन नेगेटिव आयन है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो उस वजह से स्प्लिटिंग भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए तो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे हैं? वीक है। ऐसा क्यों है यार? नहीं बता पाया था ये भाई साहब। ठीक है, चलो पहली लिमिटेशन तो यही होगी। दूसरी लिमिटेशन है इट डज नॉट टेक अकाउंट द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। ये एक अलग से टॉपिक आएगा, बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड द कार्बोनाइल। तो उस केस में हम देखते हैं कि वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर भी आता, आयनिक आयनिक नहीं अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड खुद एक कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है तो आयनिक क्यों मान के चला भाई? बता दे, नहीं बता पाया, इस वजह से वो भी क्या है, उसकी लिमिटेशन है। इसके बाद आई आपकी लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT, और उसके बाद MOT। LFT और MOT आपकी लेटेस्ट थ्योरी है जिसमें इन सवालों के जवाब दिए गए हैं, और वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में ये नहीं था। तो ये थी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। आई थिंक आपको समझ आई होगी। अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following d orbital experience more repulsion in CFT? रिपल्शन ज्यादा किस में होती है? ऑक्टाहेड्रल में, एक्सियल वाले में। और एक्सियल कौन से होते हैं? dx2y2 और dz2। तो ऑप्शन नंबर बी, CBSE 2026 का सवाल है, कॉमन सेंस से आ गया। ठीक है, कि किस में रिपल्शन ज्यादा होता है? तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नीट 2020 का सवाल। तो कैसे याद करेंगे? एक बार सचिन क्लास से फरार हो गया और जमाया अड्डा इन जो भी है। तो किस किस में है? सबसे पहले तो लिख लेते हैं, एक बार सचिन क्लास से फरार हो गया और जमाया ND अड्डा इन कौन कौन से थे? नॉर्थ कोरिया NO2 नेगेटिव, मतलब लिख देता हूँ, नॉर्थ कोरिया, कनाडा यानी CN नेगेटिव, और CO कोलंबिया। तो इसमें कौन कौन है? सबसे पहले तो अगर कहीं पे CO आ रहा है तो CO को सबसे आगे, CO है कहीं पे? नहीं। चार कौन कौन है? SCN, FCN और, तो CN तो ऑटोमेटिक सबसे आगे आ गया, तो CN सबसे लास्ट, ऑप्शन बी और डी। उसके बाद F सबसे कम है। ठीक है, एक बार नहीं 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 सचिन यानी SCN, क्लास से फरार यानी F, तो ये आ गया आपका, लिख देते हैं I नेगेटिव, BR नेगेटिव, सचिन यानी SCN नेगेटिव, क्लास यानी Cl, से यानी S2 नेगेटिव, फरार यानी F नेगेटिव, हो गया यानी हो गया OH, और यानी और कौन था? C2O4 2 नेगेटिव, जमाया यानी H2। तो इसी में आ गया होंगे आई थिंक। कौन कौन है आपके? CN सबसे लास्ट, उसके बाद C2O4, फिर F नेगेटिव और फिर SCN, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका। ठीक है, इस सीरीज से आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, अगर CFSC यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल इज इतना, तो ये टेट्राहेड्रल के लिए कितना होगा? जब ये क्वेश्चन आया था ना HBSC में, तो वहाँ बच्चों ने पूछा कि ये कहाँ से सवाल आ गया। अब मेरे वाले बच्चों ने तो कर दिया था ये सवाल, क्योंकि मैंने बताया हुआ था क्लास में, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से न्यूमेरिकल को ये एक्सपेक्ट करता ही नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल तो आ गया भाई। ठीक है, तो आते हैं भाई न्यूमेरिकल। फॉर्मूला एक ही पढ़ा है, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। अब इसने बोल दिया कि ऑक्टाहेड्रल की अगर इतनी है तो टेट्राहेड्रल की कितनी होगी? सेम लिगेंड है, ठीक है, सेम मेटल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? डेल्टा O की जगह क्या रख देंगे? 1800, यानी 4/9 इंटू 1800 नहीं है 18,000 है, तो 9 दूनी 2000 गुणा 4000 दैट इज 8000। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर आंसर। तो देखो नीट में और HBSC में सेम सवाल, लेवल देख लो, लेवल सेम आता है भाई। HBSC आजकल कम नहीं है केमिस्ट्री में, किसी मामले में सेम सवाल आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस बेस्ड ऑन दी CFT? किसकी? इसकी। ये कौन है? पहली बात तो यहाँ Fe निकालोगे, Fe किस फॉर्म में है?
यहाँ है Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में, 2 पॉजिटिव का मतलब है 3d6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन में या तो पेयरिंग होगी या पेयरिंग नहीं होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, लिगेंड पे। लिगेंड कौन है, Cn। Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एक जगह मिलेंगे। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, T2G6। नीचे ही 6 के 6 बढ़ जाएंगे क्योंकि वहां स्प्लिटिंग ज्यादा है। अब Cn स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से पेयरिंग अंदर ही हो जाएगी, नीचे ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है असर्शन है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेडियो, बिल्कुल सही बात है, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनते। और उसका रीजन क्या है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। यस, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, CFST कम होती है, CFSC कम होती है, तो उस केस में वो ऊपर ही चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब थ्योरी वाले क्वेश्चन में मैंने पहले ही आंसर दे दिए हैं, फिर भी आप बताओगे। इन ऑक्टाहेड्रल क्वेश्चन है आपका, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल विल बी रेज्ड व्हेन द लिगेंड अप्रोच टू सेंट्रल एटम, मतलब विच ऑफ डी ऑर्बिटल, कौन सी डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा रेज करेगी, गिव रीजन। कौन सी करती है, एक्सियल वालों की, क्योंकि लिगेंड भी एक्सिस पे लगे हुए हैं। तो इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एनर्जी ऑफ dx2y2 एंड dz2 आर रेज्ड, उनकी रेज होगी। क्यों होती है, क्योंकि जो 6 इनकमिंग लिगेंड है वो डायरेक्टली अलोंग XYZ एक्सिस होते हैं, और जो लोब है आपके इन दोनों के वो भी अलोंग दी एक्सिस होते हैं, और इनके बीच में क्या होगा, डायरेक्टली पाथ में आगे तो वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू T2 से। ठीक है, वही यही बात मैंने बता दी थी पहले ही आपको। उसके बाद क्या है, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड, ये क्या है आपका, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बता दी थी, जिस एनर्जी से वो स्प्लिट हो रहे हैं डी ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ द लिगेंड, दैट इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हाउ द डेल्टा नोट डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन, डेल्टा वो कैसे कॉन्फिगरेशन शो करेगा डी फॉर्म में। तो जो बात मैंने वो 2 पॉइंट बताए थे वही चीज। पहली बात तो आप बताओगे कि जब भी लिगेंड अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल है 2 सेट के अंदर टूट जाते हैं, कुछ लो एनर्जी के और कुछ हाई एनर्जी के। तो जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग एनर्जी। दूसरी बात, अगर D4 आयन है तो वहां 2 पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। कौन कौन सी, या तो डेल्टा O लेस देन P हो या डेल्टा O ग्रेटर देन P हो। तो उस केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, वो सारी बात आप लिख दोगे, फोटो भी बना दोगे। यहाँ पे आप चाहो तो जो मैंने फोटो बनाए हैं ऊपर वो बना दोगे। अब ये तो मैंने नेट से उठाया है, तो वहाँ मतलब मेरे हिसाब से आंसर मिलता नहीं। तो ये जैसे ये फोटो है और ये फोटो है, फटाफट में मैंने वो लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप फोटो बनाना जहाँ भी है, केमिस्ट्री में खास बात है, जहाँ भी आपको मन मतलब आपका दिखता है कि यहाँ फोटो बन सकता है, बना दो, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन लिख रखी है। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4, अगर ये है मतलब इन दोनों पॉइंट में से ही एक पॉइंट पूछ लिया, कौन सा, अगर डेल्टा O कम है, डेल्टा O कम है तो बेसी बात है ऊपर भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी वहां पे चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा, ये आएगा, इजी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यही से सवाल आते हैं, इसी के अलग अलग लैंग्वेज में सवाल आ गए। जैसे नेक्स्ट सवाल है, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा O एंड P हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। तो बेसिक बात है, जिसके लिए डेल्टा O कम वो वीक, जिसके लिए डेल्टा O ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यही बात लिख रखी है, यहाँ D4 का एग्जाम्पल लेके भी दिखा दिया। ठीक है, वही बात, सारे PY क्यों आप देखोगे। उसके बाद यूजिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बतानी है, यानी वो कॉन्फ़िगरेशन ही बतानी है। अब यहाँ ये जो F है ये तो वीक फील्ड है, और जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, बस। अब यहाँ CO3 नेगेटिव है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब F नेगेटिव वीक है तो पेयरिंग नहीं हुई। यहाँ पे जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे लार्ज स्प्लिटिंग एनर्जी है, यानी पेयरिंग हो जाएगी, बात खत्म। ऑन द बेसिस ऑफ CFT D5 की D4 की जगह D5 आ जाए, D6 आ जाए, D7 में तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं 7, हाँ 7 भी लिख सकते हैं हम, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, कुछ भी आ जाओ D3 से ऊपर। उस केस में बस आप लिख दोगे यार, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो स्प्लिट करवा दो, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर करवा दो, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी पेयरिंग होगी तो ये 5 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में ही एडजस्ट हो जाएंगे, यानी T2G5 हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 अगर डेल्टा O कम है, यानी देखो यार CBSE 2026-25, ऊपर वाला भी CBSE 2025-23, यही सवाल आते हैं, उसी सवाल को अलग अलग लैंग्वेज में वो पूछता है, एक ही सवाल को, सवाल वही है, डेल्टा O ज्यादा तो क्या होगा,
डेल्टा ओ कम तो क्या होगा, बात खत्म। यूजिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी अब की बार अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, बात तो वही है, डायग्राम बना के अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, खत्म। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वीक फील्ड है, अरे यार Fe3 पॉजिटिव है तो D5 कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वही पेयर हो जाएंगे और अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा एक, तो नीचे 5 भरोगे तो 2 1 में, 2 1 में, 1 1 में, और अगर वीक फील्ड है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाएंगे, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5। यहाँ फोटो बना दोगे, ठीक है, ये जो जगह छोड़ रखी है आपके फोटो बनाने के लिए, मेरा फोटो बना देना, ठीक है। वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली फाउंड, सवाल आ गया, CBSE 2026 में, 25 में, 23 में आता रहता है, HBSE में भी आता है। HBSE में क्या है कि वो लिमिटेड ही सवाल पूछ सकता है बेचारा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि इस डेल्टा टी जो है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, इसलिए आपके सारे इलेक्ट्रॉन स्प्लिट जो ऑर्बिटल है वहां पे चले जाते हैं, पेयर नहीं करते तो वो लो स्पिन नहीं बनाते, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 कंटेन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जबकि हेक्सा साइनो आयन कंटेन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन यूजिंग CFT। ये जो सवाल था, नहीं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है, इसमें 5 है, क्यों है भाई, क्योंकि एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, सेम चीज यहाँ है, मैग्नीज के साथ एक्वा है, मैग्नीज के साथ साइनो यानी CN है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बस वही आप करके दिखा दोगे, यही चीज, जिसमें वीक है तो आपके स्प्लिट करके ऊपर भाग जाएगा, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग है यानी CN है तो पेयरिंग हो जाएगी, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आराम से देखो पढ़ो। क्वेश्चन 16, हाँ ये क्वेश्चन जरूर नोट किया करो, अगर पास होना है 90 नंबर भी लाने हैं ना, सिर्फ जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन ले जाओ याद करके, क्वेश्चन ले जाओगे 90 नंबर पक्के हैं, 10 नंबर ये है कि बस आपके नॉलेज से आएंगे, क्वेश्चन पढ़ जाओगे जो मैं करवा रहा हूँ तो भी 90% नंबर आपके 100%। ये है, हाँ ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हो। अलग सा क्वेश्चन क्या है कि CO2 इज इजिली ऑक्सीडाइज टू CO3 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कि अगर CO2 है तो उसका बहुत जल्दी CO3 बन जाता है अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, क्यों, तो इसका रीजन समझो। अगर मैं CO2 लिखता हूँ, CO2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3D7, और अगर मैं CO3 लिखता हूँ तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 3D6, नो डाउट। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CO3 फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विद कॉन्फ़िगरेशन दिस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में क्या होगा, इन सब की पेयरिंग हो जाएगी और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें डायमैग्नेटिक नहीं बन पाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेड बचेगा और उसी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अनस्टेबल रहेगा, और स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके 6 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, और इसी वजह से जो CO2 पॉजिटिव है इजिली ऑक्सीडाइज होकर CO3 पॉजिटिव बन जाएगा। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली स्टेबल, 6 इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाले ऑर्बिटल सारे भर जाएंगे, तो वो स्टेबल, हमें पता है ना फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, तो फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, वहां फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए CO2 इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO3, मतलब थोड़ी सी भी अगर उसको कोई ऑक्सीडाइज करने वाला मिल जाए तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों भी चाहिए, क्योंकि पेयरिंग करवानी है, पेयरिंग होगी तभी तो वो एक फुली फील्ड होगा, और फुली फील्ड होने की वजह से ही आपका स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो ये थी आपकी CFT और उससे आने वाले या उससे बनने वाले जितने भी पॉसिबल आपके सवाल हो सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो गया तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और अपने जितने भी क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, आपके स्कूल में नहीं हैं, उनके साथ शेयर कर दो ताकि वो भी समझ सके हर कंसेप्ट को इजी आसान तरीके से, और जान पाएँ कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, वो भी 95+ नंबर का एटलीस्ट ले आए, ठीक है। चलो जी, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब, कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब, लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।